जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्याम की लीला पर। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब उम्मीद की हर किरण बुझ जाए, तब भी कोई अदृश्य शक्ति आपको थाम लेती है। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि लाखों दिलों की आवाज़ है। यह कहानी है रजत की, जिसने सब कुछ खोकर भी एक अटूट सपने को अपनी सांसों में संजोए रखा। या उन लाखों लोगों की कहानी है जो हार मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी प्रार्थना, एक अटूट विश्वास और कुछ अनजाने मोड़ कैसे उनकी जिंदगी में नया अर्थ दे जाते हैं। यहाँ कोई फिल्मी चमत्कार नहीं, बस जिंदगी के रंग, रिश्तों की गर्माहट और श्याम बाबा की असीमित कृपा की शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब सब कुछ खत्म होने लगता है, तब एक छोटी सी प्रार्थना और बाबा का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो आइए श्याम बाबा का नाम लेकर सुनते हैं यह दिल को छू लेने वाली कहानी को। जय श्री श्याम। रजत 32 साल का एक सीधा साधा युवक अपनी पत्नी नेहा और 8 साल के बेटे आर्यन के साथ चंडीगढ़ में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जिसमें भविष्य की हल्की सी आशा भी थी और साथ ही पिछले 12 सालों का गहरा दर्द भी। एक ऐसा दर्द जो उसे हर दिन, हर सुबह, हर रात सताता था। आज से ठीक 12 साल पहले की बात है। रजत तब सिर्फ 20 साल का एक कॉलेज जाने वाला लड़का था, जिसके सपने बड़े थे, आंखों में जुनून था। उसके पिता सुरेश जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करके एक छोटा सा घर बनाया था और कुछ बचत भी की। रजत के लिए उसके पिता सिर्फ पिता नहीं, एक दोस्त, एक आदर्श थे। उन्हीं की प्रेरणा से रजत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम सुरेश जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। इलाज शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों का बिल बनने लगा। रजत की माँ सुमन देवी, जो एक गुणी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। रजत ने अपनी सारी छोटी मोटी बचत लगा दी थी, दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदारों से मदद मांगी। उनके पास शहर के बाहरी इलाके कुराली रोड पर एक छोटा सा प्लॉट था, जिसकी कीमत उस समय 7 से 8 लाख रुपए थी। उन्होंने सोचा कि इसे बेचकर पिताजी का इलाज करवा लेंगे। रजत ने कई एजेंट से संपर्क किया, दिन रात प्लॉट बेचने की कोशिश की, पर उस समय उस इलाके में कोई खास डेवलपमेंट नहीं थी। कोई खरीदार नहीं मिला। प्लॉट अपनी जगह अटका रहा। रजत एजेंट से बार बार गुजारिश करता रहा, लेकिन एजेंट की आवाज़ में हमेशा लाचारी ही होती। वे बताते थे कि मार्केट स्लो है और उस एरिया में कोई स्कोप नहीं दिख रहा। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें अपना छोटा सा प्यारा घर बेचना पड़ा। वे घर जहाँ रजत का बचपन बीता था, जहाँ उसकी हर खुशी, हर यादें बसी थी। उस घर की दीवारों ने उसके पिता की हंसी, उसकी माँ की लोरी और उसकी खुद की शरारतों को देखा था। घर बिक गया, पैसे भी आ गए और इलाज चलता रहा। रजत को उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विधाता का खेल देखिए। घर बेचने के 1 महीने बाद ही इतनी कोशिशों और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सुरेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। रजत और उसकी माँ पूरी तरह बिखर गए थे। उन्होंने अपना घर खो दिया था और अब अपने पिता को भी। पिताजी के जाने के बाद रजत और माँ एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए।
घर तो था नहीं, बस चार दीवारें थी। माँ जो हमेशा से हिम्मत वाली थी, उन्होंने टूटते हुए रजत से कहा था कि अब उन्हें फिर से अपना घर बनाना होगा। यही उसके पिताजी का सपना था। रजत ने उस दिन अपने मन में एक गांठ बांध ली थी। वह अपने घर को फिर से अपना घर देगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी, एक मन्नत थी अपने पिताजी से। लेकिन यह सपना पिछले 12 सालों से सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया था। रजत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, छोटी मोटी नौकरी की, फिर एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने लगा। नेहा से शादी हुई, आर्यन का जन्म हुआ। हर महीने, हर साल वे पैसे जोड़ने की कोशिश करता, पर फिर कोई बड़ी बचत नहीं हो पाती थी। घर का किराया, बच्चे की फीस, रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ उसकी जेब पर भारी पड़ता था। रजत अपनी माँ की ओर देखता, जो अब काफी बूढ़ी हो चली थी। उसकी आंखों में भी उस सपने की लौ धीमी पड़ चुकी थी। कभी कभी माँ उससे अपने घर के बारे में पूछती और रजत का दिल बैठ जाता। वह बस मुस्कुराकर बात टाल देता। वो जानता था कि नेहा और आर्यन को कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी जब उनके दोस्त उनके छोटे से किराए के घर पर आते थे। आर्यन भी अब बड़ा हो रहा था और उसे भी अपने दोस्तों के बड़े बड़े घर को देखकर एक अपना घर चाहिए था। रजत की याद है, एक बार आर्यन ने उससे पूछा था, उनका अपना घर कब होगा। जो प्लॉट बचा हुआ था, उसकी किस्मत भी नहीं बदल रही थी। 12 साल भी बाद भी उस इलाके में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। वह वैसे ही वीरान पड़ा था, झाड़ियों से भरा। आसपास कोई आबादी नहीं, कोई दुकान नहीं। ना उसकी वैल्यू ही बढ़ रही थी, ना कोई खरीदार मिल रहा था। अब भी वह 7 से 8 लाख का ही था, जबकि शहर में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे। रजत थोड़े थोड़े समय बाद एजेंट को कॉल करता रहता था। हर बार एक ही जवाब मिलता था कि अब भी कुछ खास नहीं है और मार्केट वहीं की वहीं है। उस एरिया में इन सालों में उस प्लॉट के रेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। रजत को लगने लगा था कि वह प्लॉट एक श्राप है, एक बोझ है जो उसे उसके अतीत से बांधे रखता है। नेहा उसकी पत्नी यह सब जानती थी। वह रजत के दर्द को महसूस करती थी। उसने कभी उसे शिकायत नहीं की थी, हमेशा सहारा दिया। लेकिन उसके मन में भी एक टीस थी अपने घर की। उसके सामने वाले घर में एक प्यारा सा कपल रहता था, अमित और प्रिया। अमित 35 साल का था और खुशमिजाज व्यक्ति जो एक फार्मा कंपनी में काम करता था। प्रिया 30 की थी, एक साधारण सी गृहिणी। पर प्रिया का मन बहुत शांत और आध्यात्मिक था। उनका एक 8 साल का बेटा था, आरव, जो आर्यन का अच्छा दोस्त था। दोनों बच्चों अक्सर साथ खेलते, वीडियो गेम्स खेलते और स्कूल की बातें करते। अमित और प्रिया खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में हमेशा बाबा के भजन चलते रहते और उनकी छोटी सी पूजा की जगह में बाबा की तस्वीर हमेशा जगमगाती रहती थी। उनकी जिंदगी में एक बड़ी कसक थी, उन्हें दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था। खासकर एक बेटी की ख्वाहिश थी। उनका बेटा आरव अब 8 साल का हो गया था और प्रिया का मन करता था कि उनकी एक छोटी सी बेटी जो उनके साथ वह खेल सके, जिससे वह सजा सके। उन्होंने कई बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था। सब ने अपनी पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वे पिछले 5 सालों से इस कोशिश में थे और अब उनका मन थकने लगा था। एक दिन प्रिया रजत और नेहा के घर आई। उसके चेहरे पर हल्की चमक थी। उसने रजत और नेहा को बताया कि वे इस वीकेंड खाटू श्याम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर जा रहे थे और चाहते थे कि रजत और नेहा भी उनके साथ चले, ताकि उन्हें भी घूमने को मिले और मन को शांति मिले। रजत और नेहा ने एक दूसरे को देखा। वे किसी भी भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे।
रजत तो अपने पिता को खोने के बाद और भी नास्तिक सा हो गया था। उसे लगता था कि जब प्रार्थनाओं में कुछ होता ही नहीं तो भगवान को मानने का क्या फ़ायदा। नेहा भी धार्मिक थी, पर उसकी आस्था भी कहीं ना कहीं डोलने लगी थी, खासकर कि जब उसने रजत को इतना संघर्ष करते देखा था। रजत ने अमित से अपनी नास्तिकता का जिक्र किया, लेकिन अमित ने उसे सिर्फ एक ट्रिप समझने को कहा। अमित ने जोर देकर कहा कि बाबा के दरबार में जाने से मन को शांति मिलती है और कुछ मांगने से क्या पता बाबा सुन ले। इस बार उन्होंने सोचा कि चलो एक छोटी सी ट्रिप हो जाए। वैसे भी काफ़ी समय से घर से बाहर नहीं निकले और वे जाने को तैयार हो गए। यात्रा शुरू हो गई। चंडीगढ़ से खाटू श्याम का सफ़र लगभग 8 से 9 घंटे का था। गाड़ी में अमित और प्रिया ने बाबा की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। अमित ने बताया कि एक बार उसकी गाड़ी बिल्कुल सुनसान जगह पे खराब हो गई थी और बाबा को याद करते ही 10 मिनट में एक ट्रक वाला मदद के लिए आ गया। प्रिया ने भी बताया कि कैसे उसके भाई को नौकरी नहीं मिल रही थी और बाबा से प्रार्थना की। एक हफ्ते में ही उसे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके सारे काम श्याम बाबा अपने आप करते हैं, बस दिल से पुकारने की देर है। रजत और नेहा ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके मन में अभी भी संदेह था। रजत को लगा कि या तो बस इत्तेफाक की बातें हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। प्रिया ने रजत से कहा कि उसे भी कुछ मांग कर देखना चाहिए। यकीन मानो कुछ ही दिनों में उनका काम भी बन जाएगा। यही खाटू श्याम जी की कृपा और चमत्कार है। रजत ने अपनी पुरानी इच्छा दोहराई कि उसका तो 12 साल से एक ही सपना है कि वह फिर से अपना घर ले सके। उसने हल्के से अपने मन में कहा और उसकी आंखों में वह 12 साल का दर्द साफ झलक रहा था। नेहा ने उसकी ओर देखा। उसे पता था कि यह सिर्फ एक दूर का सपना था। जब वे खाटू श्याम मंदिर पहुंचे तो मंदिर का माहौल देखकर रजत थोड़ा हैरान था। इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा, हजारों लोग जयकारे लगा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। फूलों और अगरबत्ती की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। लोगों की आंखों में एक अटूट विश्वास दिख रहा था। रजत को लगा कि इस जगह से कुछ तो खास है। मंदिर के अंदर पहुंचकर भीड़ में धक्का खाते हुए जब वे बाबा की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो रजत ने पहली बार सच्चे मन से बाबा से बात की। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि उसे बाबा के बारे में नहीं पता और उसने कभी उन्हें माना भी नहीं, क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। तब उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। वह पहली बार उनके दर पर अमित और प्रिया के कहने पर आया था। उसने अपनी आस्था कच्ची होने की बात कही, लेकिन अगर बाबा सच में इतने कृपा है और सबकी सुनते हैं तो उसे भी उसका घर दिला दे, उसके 12 साल के इस सपने को पूरा कर दे। उसने यह भी कहा कि वह इस किराए की जिंदगी से थक चुका है और माँ के सपने पूरे नहीं कर पा रहा। उसने मन्नत मांगी कि अगर बाबा ने यह चमत्कार कर दिया तो वह आज से उनका पक्का भक्त बन जाएगा, हर ग्यारस उनकी पूजा करेगा और दरबार में आएगा। उसकी आंखों में अनजाने ही सही आंसू टपक गए। नेहा भी उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह अपनी मनोकामना मांग रही थी। अमित और प्रिया पहले से ही गहरे ध्यान में थे, बाबा को अपने दूसरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दर्शन करने के बाद वे बाहर निकले। रजत के मन में एक अजीब सी शांति थी, एक हल्की सी उम्मीद। वापस आते हुए रजत मंदिर के बाहर से एक खाटू श्याम जी की पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति ले आया। उसने बड़े संभाल कर अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा। नेहा ने उसे देख रही थी। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि रजत
में कुछ तो बदल रहा है। घर जाकर रजत ने उस मूर्ति को अपने बेडरूम की एक छोटी सी मेज पर रखा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। 11वीं यानी एकादशी का दिन रजत ने सुबह उठकर सबसे पहले एक छोटी सी मूर्ति को साफ पानी से नहलाया, उसे एक साफ कपड़ा पहनाया और पास में रखे मिश्री के दाने भोग के रूप में चढ़ाए। उसने फिर कहा कि बाबा कुछ चमत्कार दें। उसने सुना है कि बाबा कुछ दिनों में दिन ही बदल देते हैं और अब उस पर भी अपनी कृपा करी। उसने यह सब करते हुए कोई बड़ा विश्वास महसूस नहीं किया। बस एक छोटी सी कोशिश थी, एक हल्की सी आशा। नेहा जो अपनी सुबह की पूजा कर रही थी, उसने रजत को देखा। उसके चेहरे पे एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई थी। उसने खुश होकर रजत से पूछा कि वह यह सब कर रहा है। रजत ने हल्की सी मुस्कान दी और बताया कि क्या पता क्यों, बस मन किया या बाबा को भोग लगाकर नहला धुलाकर नाश्ता करना बैठ गया। उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। वह मिस्टर वर्मा थे, जो पिछले कई सालों से उसके प्लॉट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दे पाए थे। रजत ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी। मिस्टर वर्मा की आवाज़ में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और हड़बड़ाहट थी। उन्होंने रजत को बधाई देते हुए बताया कि उसका प्लॉट बिक रहा है, बल्कि उसकी तो लॉटरी लग गई है। उन्होंने रजत को तुरंत उस एरिया में आने को कहा, क्योंकि उसके प्लॉट के ठीक सामने हाई राइज अपार्टमेंट आने वाले हैं और उन्होंने अपनी जगह कवर करके झंडे वगैरह लगा दिए थे। काम शुरू होने वाला था। वर्मा जी ने यह भी बताया कि रजत की प्लॉट वाली साइड पूरी मार्केट बन जाएगी और वहां अभी से ग्राहक आने लगे हैं। लोग जमीन खरीदने के लिए बेताब हैं। डिमांड इतनी थी कि रजत अपने हिसाब से जो भी रेट बताता वही मिल जाता। वर्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रजत खुशी के मारे अपना खाना भी नहीं खा सका। उसका हाथ रुक गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत नेहा को बताया। नेहा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर उस छोटी सी मूर्ति के पास गई और उसे उठा लिया। यह कहते हैं कि बाबा ने सुन लिया। रजत को आवाज पहली बार सचमुच लगा कि कोई शक्ति है, कोई ऐसी चीज है जिससे वह हमेशा नहीं जान पाया, पर वह उसकी सुन रही है। उसके मन में 12 साल का नास्तिकता का कवच टूट गया था। अगले कुछ दिन रजत के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। खरीदारों की लाइन लगी थी। वह एक के बाद एक एजेंट से मिल रहा था। उसके फ़ोन लगातार बज रहे थे। उसके पास 7 से 8 लाख का प्लॉट था। उसके लिए लोग अब 40 से 45 लाख देने को तैयार थे। रजत ने अपने पुराने अनुभव से सीखा था। उसने धैर्य रखा। उसने मिस्टर वर्मा के साथ मिलकर कई मीटिंग्स की, खरीदारों से मोलभाव किया। मार्केट के डेवलपमेंट की खबर शहर में आग की तरह फैल गई और उसके प्लॉट की लगातार मांग बढ़ रही थी। एक हफ्ते के भीतर ही रजत ने अपना प्लॉट 56 लाख में बेच दिया। यह उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा था। उसे याद आया, उसने बाबा से कहा था, मेरा घर दिला दो। बाबा ने सिर्फ उसे घर नहीं दिया, बल्कि एक नया जीवन देने का रास्ता दिखाया था। रजत ने सबसे पहले माँ को यह खुशखबरी दी। माँ किचन में काम कर रही थी जब रजत ने उन्हें बताया कि प्लॉट 56 लाख में बिक गया है और वे अब अपना घर खरीद सकते हैं, तो उनकी आंखों में बरसों बाद एक चमक लौट आई थी। वह रजत से लिपट गई और रोने लगी। उन्होंने रजत को दिल खोलकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसके पिताजी का सपना पूरा हुआ और उसने कर दिखाया और उसके पिताजी का सपना भी पूरा हो गया। रजत को लगा कि उसके दिल से अब सबसे बड़ा बोझ हट गया है। रजत ने तुरंत नेहा को साथ लिया और वे अपनी पसंद का घर देखने लगे। उन्होंने शहर के थोड़े अंदरूनी इलाके में एक
अच्छी सुरक्षित सोसाइटी में एक अच्छा सा फ्लैट बुक कर लिया। यह फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा सपना उन्होंने एक और उसकी माँ ने बरसों पहले देखा था। बालकनी थी, बच्चों के खेलने के लिए पार्क था और एक खुली हवा वाला बेडरूम था। नए घर का गृह प्रवेश बड़ी ही धूमधाम से हुआ। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया जो पिछले 12 सालों से रजत की आर्थिक तंगी देख रहे थे। सबको उनकी आंखों में खुशी दिख रही थी। सबसे खास मेहमान अमित और प्रिया थे। उन्होंने रजत को खाटू श्याम तक पहुंचाया था। गृह प्रवेश के दिन रजत ने सबके सामने अपने नए घर का ड्राइंग रूम में एक खाटू श्याम बाबा की एक बड़ी सुंदर तस्वीर स्थापित की। यह वह कोना था जहां हर सुबह रजत अब बाबा की पूजा करता था। उसने पहली बार सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने कभी भगवान को नहीं माना। उसे लगता था कि प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, पर बाबा ने उसका 12 साल पुराना सपना पूरा कर दिया। उसने यह भी कहा कि वह अब से बाबा का पक्का भक्त है, हर 11 को उनकी पूजा करेगा और हर साल उनके दरबार बजाएगा। उसकी नम आंखों से यह सब कहते हुए आंसू बह निकले। अमित और प्रिया मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। नेहा भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, उसकी आंखों में गर्व था। रजत और बाबा पर आर्यन भी पापा के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। रजत की जिंदगी अब एक नई दिशा में चली गई थी। उसने अपनी नौकरी में और मेहनत की क्योंकि अब उसके पास मानसिक शांति थी। उसने अपनी दुकान में भी एक छोटा सा मंदिर बनवाया था जहां हर सुबह वह बाबा को दिए जलाता और धन्यवाद देता। उसने अपने पिता की यादों को एक नया अर्थ दिया। वह समझ गया था कि पिता के संघर्ष और ईमानदारी की सीख ही उसे यहाँ तक लाई है और बाबा ने उस सीख को एक सही दिशा दी सी। उसे लगता था कि पिताजी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे। कुछ समय बाद रजत और नेहा ने खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बड़ी यात्रा की योजना बनाई। अमित और प्रिया भी उनके साथ चलने वाले थे। अपनी अधूरी मनोकामना के साथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले प्रिया अचानक बेहोश हो गई। अमित घबरा गया और तुरंत उन्हें पास के सिविल हॉस्पिटल ले गया। रजत और नेहा भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ ही देर बाद अमित ने रजत को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी और कंपन थी। वह रो भी रहा था और हंस भी रहा था। अमित ने बताया कि प्रिया प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक है। रजत की आंखें भर आई। यह सुनकर उसे लगा कि बाबा ने सिर्फ उसके सपने ही पूरे नहीं किए बल्कि अमित और प्रिया की भी अच्छी अनकही मनोकामना सुन ली। उसे अमित की वह बातें याद आई, बाबा हमारे सब्र को परीक्षा लेते हैं। उसे उस बात पर पूरा यकीन हो गया था। अगले 9 महीने अमित और प्रिया के लिए और रजत के परिवार के लिए भी खुशी और उम्मीद से भरे थे। और सच में ठीक 9 महीने बाद अमित और प्रिया के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। रजत, नेहा और आर्यन अब हर महीने खाटू श्याम जाने लगे थे। वे मंदिर में बाबा के सामने सिर झुकाते और अपने सुख दुख बांटते। रजत को अब पूरा विश्वास था कि बाबा उसकी हर बात सुनते हैं। उनकी जिंदगी अब एक मिसाल थी, विश्वास, परिवार और बाबा की कृपा की मिसाल। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से विश्वास से भी जीवन के सबसे बड़े सपने सच हो सकते हैं और कैसे एक आम आदमी की जिंदगी में भी चमत्कार हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो दिल से पुकारने की। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई हो तो या वीडियो को कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भी खाटू श्याम बाबा की कृपा चाहिए
तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम।